एक छोटा सा गांव था। वहां सब लोग बहुत खुश रहते थे। एक दिन एक औरत गांव में आई। उसका नाम मीरा था। मीरा बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें चमकती थीं। गांव के लोग मीरा को देखकर हैरान थे। उन्होंने पहले कभी मीरा को नहीं देखा था। वे सोच रहे थे कि मीरा कहां से आई है। कुछ लोग डर भी गए। चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। गांव के बच्चे मीरा के पास आए। वे मीरा से बातें करने लगे। मीरा बच्चों से प्यार से बातें कर रही थी। गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत बहादुर था। वह हमेशा नए नए रोमांच की तलाश में रहता था। एक दिन अर्जुन जंगल में खेल रहा था। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी। मीरा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मीरा ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखें चमक उठी। मैं मीरा हूँ। मैं यहाँ तुम्हें एक राज बताने आई हूँ। अर्जुन हैरान था। उसने कभी किसी को राज बताते नहीं सुना था। क्या राज है? इस गांव में एक पुरानी हवेली है। उस हवेली में एक खजाना छिपा है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने हमेशा खजाने की कहानियां सुनी थी। क्या मैं खजाना ढूंढ सकता हूँ? हाँ, लेकिन तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी डर का सामना करना। मीरा ने अर्जुन को बताया कि उसे रात में हवेली में जाना होगा। अर्जुन हवेली में जाने से डरता था। हवेली के बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थीं, लेकिन अर्जुन बहादुर था। रात को अर्जुन हवेली पहुंचा। हवा तेज चल रही थी। पेड़ हिल रहे थे। उनकी आवाजें डरावनी लग रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके हवेली में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था। अर्जुन को अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। अचानक अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी। वापस जाओ, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन डर गया। उसने इधर उधर देखा। उसे कोई नहीं दिखा। अर्जुन समझ गया कि यह उसकी दूसरी चुनौती है। उसे सच को पहचानना है। मैंने सोचा कि यह आवाज झूठी है। वह मुझे डराना चाहती है। अर्जुन ने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा। अर्जुन एक कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच में एक संदूक रखा था। अर्जुन को लगा कि खजाना इसी संदूक में है। लेकिन संदूक पर ताला लगा था। मैंने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। तभी अर्जुन को मीरा की आवाज सुनाई दी। अपने दिल की सुनो अर्जुन। अर्जुन समझ गया कि यह उसकी तीसरी चुनौती है। उसे अपने दिल की सुननी है। अर्जुन ने अपने दिल की सुनी। उसने महसूस किया कि उसे लालच नहीं करना चाहिए। उसे खजाना अपने लिए नहीं रखना चाहिए। अर्जुन ने ताले को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि ताले पर एक छोटा सा छेद है। मैंने अपनी चाबी उस छेद में डाली। चाबी बिल्कुल फिट बैठ गई। मैंने चाबी घुमाई और ताला खुल गया। अर्जुन ने संदूक खोला। संदूक में सोने के सिक्के नहीं थे। संदूक में एक किताब थी। अर्जुन ने किताब खोली। किताब में लिखा था, सच्चा खजाना ज्ञान है। मैं समझ गया कि मीरा ने मुझे क्या सिखाया है। सच्चा खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान है। अर्जुन किताब लेकर गांव वापस आ गया। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि सच्चा खजाना ज्ञान है। गांव वाले अर्जुन की बात समझ गए। उन्होंने फैसला किया कि वे मिलकर एक स्कूल बनाएंगे। मीरा मुस्कुरा रही थी। उसने अर्जुन और गांव वालों की मदद की थी। अब गांव में खुशहाली आ गई थी। मीरा चुपचाप गांव से चली गई। किसी को नहीं पता था कि वह कहां गई, लेकिन गांव वाले मीरा को कभी नहीं भूले। मीरा ने उन्हें सिखाया था कि सच्चा खजाना ज्ञान है और ज्ञान से ही खुशहाली आती है। गांव वाले अब खुश थे। उनके बच्चे स्कूल जा रहे थे। वे नई चीजें सीख रहे थे। गांव में एक नई सुबह आ गई थी। गांव के किनारे एक कला महल था। यह सायों और खामोशी की हवेली थी। गांव वाले इसके बारे में कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि यहां भूत हैं। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सुमित और नेहा भाई बहन थे।
वे गांव में रहते थे। वे अपनी जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। उन्हें रोमांच बहुत पसंद था। कला महल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। चलो कला महल एक्सप्लोर करते हैं। नेहा पहले तो हिचकिचा रही थी, लेकिन सुमित का जोश संक्रामक था। उन्होंने अगले दिन जाने का फैसला किया। आगों की तरह चमक रहे थे। सुमित और नेहा ने खांसते हुए अपनी कमीजों की आस्तीन से अपना मुंह ढक लिया। उनके द्वारा उठाया गया हर कदम खामोश हॉल में गूंज रहा था। उन्हें एक मौजूदगी का एहसास हुआ जो उन्हें परछाइयों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद जिंदा हो। थी। भाग 5 संरक्षक की चुनौती। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, परछाइयों से एक आकृति उभरी। वहां कौन है? वह लंबा था और बहते हुए वस्त्र पहने हुए था। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। सुमीत और नेहा डर के मारे हांफने लगे। डरो मत। आकृति गरजी। उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। उसने अपना परिचय हवेली के संरक्षक के रूप में दिया। मैं कला महल का रक्षक हूँ। इस हवेली में एक छिपा हुआ खजाना है। संरक्षक ने बताया कि केवल साहसी ही खजाना पा सकते हैं। उसने उन्हें 3 चुनौतियां दी। हम ये कर सकते हैं सुमित। हाँ नेहा, हमें बहादुर बनना होगा। भाग 6 अंधेरे का सामना। पहली चुनौती अंधेरे का सामना करना है। संरक्षक उन्हें बिना खिड़कियों वाले कमरे में ले गया। उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बच्चे घुप अंधेरे में डूब गए। सुमित और नेहा एक दूसरे से लिपट गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अंधेरा घुटन भरा था। याद है नेहा, दादाजी हमेशा क्या कहते थे? साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। सुमित ने एक गहरी सांस ली और एक गाना गाने लगा। नेहा भी उसके साथ शामिल हो गई। उनकी आवाजों ने अंधेरे को भर दिया, उनके डर को दूर भगाया। उन्होंने महसूस किया कि अंधेरे में भी उनके भीतर रोशनी थी। हम ये कर सकते हैं सुमित, हमारे अंदर रोशनी है। साथ मिलकर नेहा, हमेशा साथ। भाग 7 प्रकाश को गले लगाना। संरक्षक ने दरवाजा खोला। कमरे में रोशनी फैल गई, जिससे उन्हें पल भर के लिए अंधेरा छा गया। तुमने अपने डर का सामना किया है, अब आपको प्रकाश को गले लगाना चाहिए। वो उन्हें दूसरे कमरे में ले गया। यह कमरा चमकदार रोशनी से नहाया हुआ था। सच्चा साहस केवल अंधेरे का सामना करने के बारे में नहीं है,
बल्कि प्रकाश के साथ आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने के बारे में भी है। उसने उन्हें एक पहेली दी। यह जटिल था और इसके लिए उन्हें मिलकर काम करने की आवश्यकता थी। हम ये कर सकते हैं नेहा, चलो दिमाग लगाते हैं। हाँ सुमित, हम अब तक आ ही गए हैं, हम इसे हल कर सकते हैं। सुमित और नेहा ने पहेली को सुलझाने के लिए अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल किया। भाग 8, डर पर विजय। आपने बहुत साहस और बुद्धिमानी दिखाई है, अब अपने गहरे डर का सामना करो। वह उन्हें एक आईने के पास ले गया। उन्होंने समझाया कि यह दर्पण उनके गहरे डर को दर्शाता है। सुमित ने देखा कि उसके ऊपर मकड़ियां रेंग रही हैं। नेहा ने खुद को एक जंगल में खोया हुआ देखा। आंखें बंद करो नेहा, हमारे साहस को याद रखो। हाँ सुमित, हम ये कर सकते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। उनके आश्चर्य के लिए प्रतिबिंब बदल गए थे। सुमित ने खुद को एक बहादुर खोजकर्ता के रूप में देखा। नेहा ने खुद को एक बुद्धिमान नेता के रूप में देखा। उन्होंने केवल उनका सामना करके अपने डर पर विजय प्राप्त की थी। भाग 9, असली खजाना। संरक्षक मुस्कुराया। आपने खुद को योग्य साबित किया है। वह उन्हें एक खजाने की संदूक तक ले गए। यह सोने और जवाहरात से भरा हुआ था, लेकिन सुमित और नेहा जानते थे कि यह असली खजाना नहीं है। उन्होंने अपने डर का सामना किया था। उन्होंने साहस, एकता और अपनी चुनौतियों का सामना करने का महत्व सीखा था। सभी ये सबक किसी भी भौतिक खजाने से ज्यादा मूल्यवान है। उन्होंने अनुभव के लिए अभिभावक को धन्यवाद दिए। वे खजाने को पीछे छोड़ते हुए हवेली से बाहर निकल गए। बादलों से सूरज झांक रहा था। पूरी दुनिया को एक गर्म चमक से नहला रहा था। भाग 10, एक अटूट बंधन। सुमित और नेहा गांव वापस चले गए। वे अब कला महल से नहीं डरते थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे थे। उन्होंने असली खजाने की खोज की थी। ग्रामीण उनके चारों ओर जमा हो गए। उनके साहसिक कार्य के बारे में सुनने के लिए उत्सुक थे। हमने अपने डर का सामना किया और साहस और एकता का महत्व सीखा। हाँ, साथ मिलकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कला महल के अंधेरे का सामना किया था और प्रकाश में प्रवेश किया था। उनका बंधन और मजबूत हो गया था। वे जानते थे कि साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। असली खजाना सोना या रत्न नहीं, बल्कि वह प्यार और साहस था जो उन्होंने साझा किया था। रात जिंदा थी। हवा किसी चुड़ैल की तरह चिल्ला रही थी। परछाई खतरनाक तरीके से नाच रही थीं। एक पहाड़ी की चोटी पर एक प्राचीन हवेली भूतिया पीले चांद के सामने खड़ी थी। यह ब्लैकवुड हवेली थी। स्थानीय लोग इसके भयानक अतीत के किस्से सुनाते थे। उन्होंने धीमी आवाज में इसके बारे में बात की। कुछ ने दावा किया कि यह शापित था। दूसरों ने कसम खाई कि यह प्रेतवाधित था। आज रात सच्चाई का पता चलेगा। पुरानी हवेली अपनी जिंदगी से धड़कती हुई लग रही थी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह अंधेरे में देख रही थी। वे देखते थे, प्रतीक्षा करते थे। उम्मीद से हवा घुटने लगी। किशोरों का एक समूह पहाड़ी की तलहटी में खड़ा था। वे किंवदंतियों को चुनौती देने वाले थे। वे अपने डर का सामना करने वाले थे। ओकहेवन विलेज पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ था। इसके निवासी लंबे समय से ब्लैकवुड हवेली से डरते थे। उन्होंने इसकी दीवारों के भीतर से अजीब आवाजें आने की बात कही। सन्नाटे में बेवजह रोशनी टिमटिमाती रही। एक त्रासदी की फुसफुसाहट पीढ़ियों से गूंज रही थी। लेकिन सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई भी इतना करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली शापित है। जो अंदर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला ओल्ड मार्था हवेली के रहस्यों को जानती थी। उसने खुद इसकी भयावहता देखी थी। उसने युवाओं को दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उसकी चेतावनी अनसुनी कर दी गई। अज्ञात का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था।
किशोरों के समूह में 4 दोस्त शामिल थे। डेविड निडर नेता, एमिली संशयवादी, बेन डरपोक और जेसिका साहसी। उन्होंने एक दूसरे को प्रेतवाधित हवेली में रात बिताने की हिम्मत दी थी। ये उनके साहस की परीक्षा थी, एक चुनौती जिसका वे विरोध नहीं कर सके। मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है। ये सब बच्चों को डराने के लिए कहानियां हैं। तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है ना? शायद हमें घर चले जाना चाहिए, मुझे यह पसंद नहीं है। इतना डरपोक मत बनो, हम यह कर रहे हैं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई। उन पर एक अजीब सा डर छा गया। कभी भव्य प्रवेश द्वार अब जीर्ण शीर्ण हो गया था। दरवाजे ऐसे खुल गए जैसे उन्हें अंदर बुला रहे हों। घबराहट और उत्तेजना के मिश्रण के साथ उन्होंने दहलीज पार की। अंदर की हवा बांसी और घुटन भरी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हर सतह पर धूल जमी हुई थी। केवल उनके अपने दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने हवेली में गहराई से प्रवेश किया, उन्हें एक उपस्थिति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उन्हें देखा जा रहा हो। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वे हवेली की खोज कर रहे थे। उनके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा आलीशान, फिर भी ज्यादा सड़ा हुआ है। इस भव्य बॉलरूम को देखो, धूल के बावजूद क्रिस्टल झूमर अभी भी चमकता है। एक पुस्तकालय में किताबों की अलमारियां थीं। उनके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। यह जगह अविश्वसनीय है और भयानक है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये एक हल्की सी आवाज थी, जैसे ऊपर से कुछ भारी गिर गया हो। क्या तुमने वह सुना? वे जम गए, ध्यान से सुन रहे थे। शांति, फिर नक्शे दम पर चलने की स्पष्ट आवाज, धीमा और जानबूझकर उनकी ओर आ रहा है। उनका खून ठंडा हो गया। वे भव्य सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। पदचाप तेज होते गए। मुझे ये पसंद नहीं है, जरा भी नहीं। पास रहो सब लोग। वे एक लैंडिंग पर पहुंचे और एक लंबे अंधेरे गलियारे में झांके। गलियारे के अंत में एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। वह क्या है? जैसे ही वे प्रकाश के पास पहुंचे, उन्होंने एक व्यक्ति के सिलहूट को देखा। यह एक महिला थी जिसने लंबी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रही हो। नमस्ते, साक्षी ने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। फिगर मुड़ा। उसका चेहरा उसके गाउन की तरह सफेद था। उसकी आंखें खोखली, काली खाइयां थीं। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर वह पतली हवा में गायब हो गई। भाग 7, दहशत और उड़ान। किशोरों को दहशत ने जकड़ दिया। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वे मुड़े और भागे। उनकी चीखें खाली हवेली में गूंज रही थी। जल्दी करो, इधर। वे गलियारों से भागे। उनके दिमाग भूतिया आकृति की छवियों से भरे हुए थे। उन्हें बाहर निकलना ही था। पीछे मुड़कर मत देखो, बस दौड़ते रहो। वे ठोकर मारकर गिर पड़े। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। वे अपने पीछे भूतिया पदचाप सुन सकते थे जो उन पर हावी हो रहे थे। हवेली उन पर बंद होती जा रही थी। उसकी दीवारें एक बुरी ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। भाग 8, फंस गए। वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन वह खुला नहीं। ऐसा लगा जैसे इसे कीलों से बंद कर दिया गया हो। उन्होंने हैंडल को हिलाया, लेकिन वह हिला नहीं। वे फंस गए थे। S1 मीडिया। स्टक डोर इन ईरी मैंशन। टीनेजर्स फेलिंग टू ओपन डोर इन हॉन्टेड मैंशन। यह अटक गया है। दहशत उनमें व्याप्त हो गई। वे सफेद कपड़ों में महिला के भूत के साथ हवेली में फंस गए थे। उन्होंने दरवाजा पीटा। मदद के लिए उनकी चीखें रात में गूंज उठी, लेकिन उन्हें कोई नहीं सुन सका। वे अकेले थे। S2 मीडिया। Teenagers looking desperate in haunted mansion. Teenagers realizing they are trapped in eerie mansion. हम यहां फंस गए हैं। कोई तो हमारी मदद करो। भाग 9, एक हताश पलायन। जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगीं, तो डेविड की नजर एक खिड़की पर पड़ी। इधर एक खिड़की। यह आंशिक रूप से ऊपर चढ़ा हुआ था, लेकिन एक कठिन प्रयास से वे इसे खोलने में कामयाब रहे। एक एक करके वे संकरे उद्घाटन से होकर नीचे नरम धरती पर गिर पड़े। हमने कर दिखाया। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। वे गांव के सराय की गर्मी में घुस गए। सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। ग्रामीण उनके चारों ओर जमा हो गए, उनकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। भाग 10, गांव जागता है। किशोरों ने अपनी कहानी सुनाई। उनकी आवाजें डर से कांप रही थी। हमने उसे देखा, सफेद रंग में महिला, खोखली आंखों और शोकाकुल रोने के साथ। ग्रामीण स्तब्ध होकर सुनते रहे। उन्होंने किंवदंतियां सुनी थी,
लेकिन उन्होंने उन पर विश्वास करने की हिम्मत कभी नहीं की थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, हवेली शापित है। उस दिन के बाद से किसी ने भी ब्लैकवुड हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। सफेद कपड़ों में महिला की कथा जीवित रही, जो हवेली की दीवारों के भीतर छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती है। गांव के एकदम कोने पे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे वो हवेली भूतिया है। कोई उसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, दीवारें टूट रही थीं, उसकी दीवारों पर फैली हुई बेलें ऐसे लग रही थीं जैसे बिखरे हुए बाल। तुम्हें लगता है यहाँ कोई रहता है? रोहित ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। बाकी लड़के संजय और दीपक ने डर से सर हिला दिया। यहाँ तो बस भूत रहते हैं। अर्जुन ने बहादुर बनते हुए कहा, पर वो बहादुर महसूस नहीं कर रहा था। कोई भी नहीं कर रहा था, खासकर उस हवेली के पास। उसी दिन शाम को लड़के गांव के चौराहे पर क्रिकेट खेल रहे थे। अब तक आसमान में अंधेरा छा चुका था और तारे टिमटिमा रहे थे, पर उनके खेल में खलल पड़ा एक चुनौती से। शर्त लगाता हूँ तुम आज रात उस हवेली के पास नहीं जा सकते। विक्रम ने कहा, जो अपनी शरारतों के लिए जाना जाता था। वो अर्जुन और उसके दोस्तों को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि वो उस हवेली का डर जानता था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो डरा हुआ नहीं दिखना चाहता था, अपने दोस्तों के सामने तो बिल्कुल नहीं, और विक्रम के सामने तो कतई नहीं। वो अपने दोस्तों को देखा। उनके चेहरे पास के ही एक लैंप पोस्ट की टिमटिमाती हुई रोशनी से चमक रहे थे। हम क्यों जाएंगे? वहाँ चमगादड़ और मकड़ी के जाले के सिवा कुछ नहीं है। संजय ने बेपरवाह बनते हुए जवाब दिया। यही तो सब कहते हैं, जब तक तुम इतने डरे हुए ना हो कि पता कर ही ना सको। विक्रम हंसा। उसकी आवाज में कटाक्ष साफ झलक रहा था। चुनौती हवा में लटक गई थी। अर्जुन जानता था कि वो पीछे नहीं हट सकते, अब नहीं। वो हवेली के विशाल लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़े थे। वो दरवाजा भारी और पुराना था। लकड़ी का रंग सालों की गंदगी से काला पड़ चुका था। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, दीपक ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मुझे भी नहीं, पर हम विक्रम को खुद को डरपोक तो नहीं कहने दे सकते। रोहित ने माना। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा। वो उसके हाथों को ठंडा और सख्त लगा। उसने दरवाजा धकेला। वो चीखता हुआ खुला, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। अंदर से एक सीलन भरी गंध आई, गीली मिट्टी और सड़न जैसी। अंदर की हवा भारी और दम घोंटने वाली थी। लड़के झिझके। आ रहे हो? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा और अंदर कदम रख दिया। उसकी आवाज हवेली की खामोशी में गूंज उठी। एक एक करके उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। अंदर हवेली अंधेरी और खामोश थी। दीवारों की दरारों से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे लंबे लंबे साये बन रहे थे। हर कोने पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे, मोटे और धूल से भरे हुए। लड़के संभल कर चल रहे थे। उनके कदमों की आवाज ठंडे पत्थर के फर्श पर गूंज रही थी। हवा और ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुमने वो आवाज सुनी? क्या आवाज? दीपक ने डर के कारण धीमी आवाज में पूछा। मुझे लगा जैसे किसी ने फुसफुसाया, जैसे कोई बात कर रहा हो, पर मुझे शब्द समझ नहीं आए। संजय ने जवाब दिया। उसकी नजरें एक अंधेरे गलियारे पर टिकी हुई थीं। लड़कों ने ध्यान से सुना। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे। सिर्फ पुरानी हवेली के टूटे फूटे हिस्सों की आवाज आ रही थी। वो हवेली के और अंदर चले गए। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा खाली था। फर्नीचर से खाली, सिर्फ धूल और सायों से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी घर के इस हिस्से से कतरा रही हो, जिससे वो लगभग अंधेरे में डूबे हुए थे। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, रोहित ने धीमी आवाज में कहा। मानो उसकी बात को सही साबित करते हुए एक ठंडी हवा गलियारे से बहती हुई निकली। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और फिर उसने उसे देखा। एक आकृति आसपास के अंधेरे से भी ज्यादा काली गलियारे में नीचे की ओर तैरती हुई। वो धीरे धीरे और चुपचाप चल रही थी, मानो जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रही हो। अर्जुन रुक गया। उसका गला सूख गया। उसके दोस्त उससे टकरा गए। उनकी आंखें डर से फैली हुई थी। दीपक ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। साया और करीब आ गया। S3 मीडिया, डार्क शैडो इन हॉलवे, शैडोवी फिगर अप्रोचिंग। वो क्या है? कच्चा और विकराल डर लड़कों को जकड़े हुए था। वो एक दूसरे से चिपक गए।
उनकी आंखें पास आते हुए साए पर टिकी हुई थी। भागो। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज भयानक खामोशी को चीरती हुई। वो मुड़े और भागे। उनका डर उनके कदमों को गति दे रहा था। वो अंधेरे से टकराते हुए भागे। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, भागना। उनके भागने की आवाज से हवेली गूंज उठी। उन्हें अपने पीछे एक धीमी, खौफनाक हंसी सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके पीछे पीछे रेंग रही हो, दीवारों से टकराकर गूंज रही हो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसा रही हो। वो अंधेरे कमरों से ठोकरें खाते हुए भागे। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे। मकड़ी के जाले उनके चेहरे से रगड़ रहे थे और सीलन भरी हवा उनके फेफड़ों में भर रही थी, पर उन्होंने अपनी रफ्तार धीमी नहीं की। उस हंसी के पीछे पीछे नहीं जो उनके पीछे गूंज रही थी। वो हवेली के पीछे वाले एक कमरे में जाकर रुके। टूटी हुई खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे धूल से भरा फर्श और टूटी हुई दीवारें चमक रही थी। पर उस कमरे में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिससे अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। एक गुप्त रास्ता, उसने इशारा करते हुए कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसकी तरफ भागा। उसके दोस्त उसके ठीक पीछे थे। वो एक एक करके उस अंधेरे रास्ते में घुस गए। रास्ता संकरा और नीची छत वाला था। वो अपने हाथों और घुटनों के बल पर रेंगते हुए आगे बढ़े। खुरदुरे पत्थर से उनकी त्वचा छिल रही थी, पर उन्हें परवाह नहीं थी। उन्हें बस वहां से भागना था। रास्ता उन्हें हवेली के नीचे एक गहरी जगह पर ले गया, सुरंगों के एक जाल में। वहां की हवा घुटन भरी और सीलन युक्त थी, और रोशनी का एकमात्र जरिया चांदनी थी जो छत की दरारों से अंदर आ रही थी। आखिरकार वो एक छोटे से भूले बिसरे तहखाने में पहुंचे। कोने में एक लालटेन टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर लंबे लंबे भयानक साए पड़ रहे थे। और वहां तहखाने के बीचों बीच खड़ा था उनके डर का असली कारण। वो कोई भूत नहीं था, वो एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। उसके हाथ में लालटेन थी, जिसकी रोशनी उसकी आंखों में नाच रही थी। लो जी, लगता है हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। लड़के उस बूढ़े आदमी को देखते रहे। उनका डर अब हैरानी और गुस्से में बदलने लगा था। आपने हमें क्यों डराया? अर्जुन ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी फिर से हंसा, एक गहरी भारी आवाज में। इस पुरानी हवेली को थोड़ी सुरक्षा की जरूरत है। ये उत्सुक लोगों को दूर रखती है। उसने एक जर्जर लकड़ी की सीढ़ी की तरफ इशारा किया, जो एक तहखाने के दरवाजे तक जा रही थी। ये तुम्हें बाहर ले जाएगी। और बच्चों, भूतिया घरों के बारे में जो भी सुनो, उस पर आंख बंद करके यकीन मत करना। उसने आंख मारी और लड़कों को, जो उस तहखाने से बाहर निकलने के लिए बेताब थे, दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो सीढ़ी पर चढ़ गए और तहखाने के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। वो ठंडी रात की हवा में बाहर आ गए। तारों की रोशनी में उनकी आंखें चौंधियां गईं। वो आजाद थे। वो वापस गांव की तरफ भागे। उनके पैर तेजी से चल रहे थे, उनके फेफड़े फूल रहे थे। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो अर्जुन के घर की सुरक्षा में नहीं पहुंच गए। हाँफते हुए उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। जल्दबाजी में उनके शब्द एक दूसरे से टकरा रहे थे। उनके माता पिता ने उनकी बात सुनी। उनके चेहरों पर फिक्र और मनोरंजन दोनों के भाव थे। पुरानी हवेली वैसे ही खड़ी रही। वो अब भी गांव के ऊपर मंडरा रही थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी, उसकी दीवारें टूट रही थीं, पर अर्जुन और उसके दोस्तों के लिए वो अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने डर का सामना किया था, और इसने उनके दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि कुछ घरों को अछूता ही रहने देना बेहतर होता है, और ये एहसास उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा देता था। राधिका एक छोटे से शहर में रहती थी। लाइफ वॉज सिंपल। सब एक दूसरे को जानते थे। बट राधिका हैड बिग ड्रीम्स। शी वॉन्टेड टू बी अ राइटर। हर दिन राधिका अपने नोटबुक में लिखती थी। शी रोट स्टोरीज अबाउट हर टाउन। वो उन लोगों के बारे में लिखती थी जिन्हें वो जानती थी। शी ड्रीम्ड ऑफ शेयरिंग हर स्टोरीज विद द वर्ल्ड। राधिका न्यू इट वुडंट बी इजी। उसके शहर के लोग उसके ड्रीम्स को नहीं समझते थे। They thought she should get married. They thought she should settle down. But Radhika refused to give up. She knew she was meant for more. एक दिन आर्यन नाम का एक जवान लड़का टाउन आया. He was visiting his grandparents for the summer. आर्यन डिफरेंट था. He was from the city. उसके भी बड़े ड्रीम्स थे. आर्यन और राधिका टाउन लाइब्रेरी में मिले.
He was drawn to her quiet determination. She was captivated by his stories of the outside world. वो हर दिन बातें करने लगे. Aryan encouraged Radhika's writing. उसने कहा कि अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ना. He made her believe in herself. राधिका और आर्यन अपना दिन कंट्री साइड एक्सप्लोर करते थे. घंटों बातें करते थे. अपनी होप्स और फियर्स शेयर करते थे. They became best friends. Aryan brought a new perspective to Radhika's life. He challenged her beliefs. उसको हंसाता था. He made her forget her worries. Radhika found herself looking forward to their meetings. His presence filled her with joy. उसे एहसास हुआ कि वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही फील करने लगी है. जैसे जैसे दिन छोटे होते गए वैसे राधिका और आर्यन के बीच की दूरी भी कम होती गई. Their friendship blossomed into love. It was innocent and pure. चोरी छिपे एक दूसरे को देखते थे. हाथ गलती से छू जाते थे. Every touch sent shivers down their spines. They knew they had something special. But their love was a secret. उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे. एक रात तारों से भरे आसमान के नीचे आर्यन ने राधिका से अपने प्यार का इजहार किया. He promised to always support her dreams. उसने हमेशा उसके साथ रहने की कसम खाई. राधिका भावुक हो गई और उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया. She knew in her heart that he was the one. उन्होंने अपने प्यार के लिए लड़ने का प्रॉमिस किया. They knew their journey wouldn't be easy, but together they were ready to face any challenge. उनके प्यार ने उन्हें ताकत दी. उनकी खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकीं. उनके प्यार की अफवाहें उनके परिवारों तक पहुंच गईं. उनके परिवारों ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया. They belonged to different castes. उनका प्यार मना था. राधिका के पेरेंट्स ने उसे ये रिश्ता खत्म करने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की. They feared the societal backlash. They worried about their daughter's future. आर्यन के परिवार ने भी उस पर दबाव डाला. They wanted him to marry someone from their own community. वो नहीं चाहते थे कि वो अपना फ्यूचर बर्बाद करे. Section 7. The storm breaks. दबाव बढ़ता गया. उनके परिवारों ने उन्हें घर से निकाल देने की धमकी दी. The weight of their love felt heavy on their shoulders. एक दिन Radhika's parents found out about a secret meeting. They were furious. उन्होंने उसे एरियन से फिर कभी न मिलने को कहा. The lovers were torn apart. They felt helpless. The world seemed against them. Their love was being tested. Section 8. Standing strong together. लेकिन राधिका और आर्यन ने हार नहीं मानी. They continued to meet in secret. हर मुश्किल के साथ उनका प्यार और मजबूत होता गया. They knew they had to fight for their happiness. उन्होंने अपने परिवारों से बात करने का फैसला किया. They wanted to make them understand. उन्होंने अपने परिवारों से अपने प्यार को स्वीकार करने की विनती की. They explained that love knows no boundaries. Section 9. Acceptance and forgiveness. पहले तो उनके परिवारों ने उनकी एक न सुनी, लेकिन राधिका और आर्यन के अटूट प्यार ने धीरे धीरे उनके प्रेजुडिस को तोड़ दिया. They saw the depth of their children's feelings. उन्हें एहसास हुआ कि उनके बच्चों की खुशी सोसाइटल नॉर्म्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आखिरकार वो मान गए मिलने के लिए. It was a tense meeting, लेकिन धीरे धीरे ओपन हार्ट्स और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस से समझ पैदा हुई. They saw the love that bound their children. Section 10. A love triumphant. आखिरकार महीनों की जद्दोजहद के बाद उनके परिवारों ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया. Their love had conquered all. It had broken down barriers. It had brought two families together. राधिका और आर्यन ने एक ब्यूटीफुल सेरेमनी में शादी कर ली. It was a celebration of their love. It was a testament to their unwavering spirit. उनकी कहानी टाउन में सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन गई. It proved that love conquers all. It showed that true love is worth fighting for. गांव के एकदम कोने पे एक पुरानी हवेली थी. लोग कहते थे वो हवेली भूतिया है. कोई उसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था. उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, दीवारें टूट रही थीं. उसकी दीवारों पर फैली हुई बेलें ऐसे लग रही थीं जैसे बिखरे हुए बाल. तुम्हें लगता है यहाँ कोई रहता है? रोहित ने धीरे से पूछा. उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी. बाकी लड़के संजय और दीपक ने डर से सर हिला दिया. यहाँ तो बस भूत रहते हैं. अर्जुन ने बहादुर बनते हुए कहा. पर वो बहादुर महसूस नहीं कर रहा था. कोई भी नहीं कर रहा था, खासकर उस हवेली के पास.
उसी दिन शाम को लड़के गांव के चौराहे पर क्रिकेट खेल रहे थे। अब तक आसमान में अंधेरा छा चुका था और तारे टिमटिमा रहे थे, पर उनके खेल में खलल पड़ा एक चुनौती से। शर्त लगाता हूँ तुम आज रात उस हवेली के पास नहीं जा सकते। विक्रम ने कहा, जो अपनी शरारतों के लिए जाना जाता था। वो अर्जुन और उसके दोस्तों को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि वो उस हवेली का डर जानता था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो डरा हुआ नहीं दिखना चाहता था, अपने दोस्तों के सामने तो बिल्कुल नहीं, और विक्रम के सामने तो कतई नहीं। वो अपने दोस्तों को देखा, उनके चेहरे पास के ही एक लैंप पोस्ट की टिमटिमाती हुई रोशनी से चमक रहे थे। हम क्यों जाएंगे? वहाँ चमगादड़ और मकड़ी के जाले के सिवा कुछ नहीं है। संजय ने बेपरवाह बनते हुए जवाब दिया। यही तो सब कहते हैं, जब तक तुम इतने डरे हुए ना हो कि पता कर ही ना सको। विक्रम हंसा, उसकी आवाज में कटाक्ष साफ झलक रहा था। चुनौती हवा में लटक गई थी। अर्जुन जानता था कि वो पीछे नहीं हट सकते, अब नहीं। वो हवेली के विशाल लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़े थे। वो दरवाजा भारी और पुराना था। लकड़ी का रंग सालों की गंदगी से काला पड़ चुका था। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, दीपक ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मुझे भी नहीं, पर हम विक्रम को खुद को डरपोक तो नहीं कहने दे सकते। रोहित ने माना। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा। वो उसके हाथों को ठंडा और सख्त लगा। उसने दरवाजा धकेला। वो चीखता हुआ खुला, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। अंदर से एक सीलन भरी गंध आई, गीली मिट्टी और सड़न जैसी। अंदर की हवा भारी और दम घोंटने वाली थी। लड़के झिझके। आ रहे हो? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा और अंदर कदम रख दिया। उसकी आवाज हवेली की खामोशी में गूंज उठी। एक एक करके उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। अंदर हवेली अंधेरी और खामोश थी। दीवारों की दरारों से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे लंबे लंबे साये बन रहे थे। हर कोने पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे, मोटे और धूल से भरे हुए। लड़के संभल कर चल रहे थे। उनके कदमों की आवाज ठंडे पत्थर के फर्श पर गूंज रही थी। हवा और ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुमने वो आवाज सुनी? क्या आवाज? दीपक ने डर के कारण धीमी आवाज में पूछा। मुझे लगा जैसे किसी ने फुसफुसाया, जैसे कोई बात कर रहा हो, पर मुझे शब्द समझ नहीं आए। संजय ने जवाब दिया। उसकी नजरें एक अंधेरे गलियारे पर टिकी हुई थीं। लड़कों ने ध्यान से सुना। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे। सिर्फ पुरानी हवेली के टूटे फूटे हिस्सों की आवाज आ रही थी। वो हवेली के और अंदर चले गए। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा खाली था। फर्नीचर से खाली, सिर्फ धूल और सायों से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी घर के इस हिस्से से कतरा रही हो, जिससे वो लगभग अंधेरे में डूबे हुए थे। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, रोहित ने धीमी आवाज में कहा, मानो उसकी बात को सही साबित करते हुए एक ठंडी हवा गलियारे से बहती हुई निकली। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और फिर उसने उसे देखा। एक आकृति आसपास के अंधेरे से भी ज्यादा काली गलियारे में नीचे की ओर तैरती हुई। वो धीरे धीरे और चुपचाप चल रही थी, मानो जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रही हो। अर्जुन रुक गया, उसका गला सूख गया। उसके दोस्त उससे टकरा गए, उनकी आंखें डर से फैली हुई थी। दीपक ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। साया और करीब आ गया। S3 मीडिया, डार्क शैडो इन हॉलवे, शैडोवी फिगर अप्रोचिंग। वो क्या है? कच्चा और विकराल डर लड़कों को जकड़े हुए था। वो एक दूसरे से चिपक गए, उनकी आंखें पास आते हुए साये पर टिकी हुई थी। भागो, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज भयानक खामोशी को चीरती हुई। वो मुड़े और भागे। उनका डर उनके कदमों को गति दे रहा था। वो अंधेरे से टकराते हुए भागे। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, भागना। उनके भागने की आवाज से हवेली गूंज उठी। उन्हें अपने पीछे एक धीमी खौफनाक हंसी सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके पीछे पीछे रेंग रही हो, दीवारों से टकराकर गूंज रही हो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसा रही हो। वो अंधेरे कमरों से ठोकरें खाते हुए भागे। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे। मकड़ी के जाले उनके चेहरे से रगड़ रहे थे और सीलन भरी हवा उनके फेफड़ों में भर रही थी, पर उन्होंने अपनी रफ्तार धीमी नहीं की। उस हंसी के पीछे पीछे नहीं जो उनके पीछे गूंज रही थी। वो हवेली के पीछे वाले एक कमरे में जाकर रुके। टूटी हुई खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे धूल से भरा फर्श और टूटी हुई दीवारें चमक रही थी। पर उस कमरे में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिससे अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा।
एक गुप्त रास्ता। उसने इशारा करते हुए कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसकी तरफ भागा। उसके दोस्त उसके ठीक पीछे थे। वो एक एक करके उस अंधेरे रास्ते में घुस गए। रास्ता संकरा और नीची छत वाला था। वो अपने हाथों और घुटनों के बल पर रेंगते हुए आगे बढ़े। खुरदुरे पत्थर से उनकी त्वचा छिल रही थी, पर उन्हें परवाह नहीं थी। उन्हें बस वहां से भागना था। रास्ता उन्हें हवेली के नीचे एक गहरी जगह पर ले गया, सुरंगों के एक जाल में। वहां की हवा घुटन भरी और सीलन युक्त थी, और रोशनी का एकमात्र जरिया चांदनी थी जो छत की दरारों से अंदर आ रही थी। आखिरकार वो एक छोटे से भूले बिसरे तहखाने में पहुंचे। कोने में एक लालटेन टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर लंबे लंबे भयानक साए पड़ रहे थे। और वहां तहखाने के बीचों बीच खड़ा था उनके डर का असली कारण। वो कोई भूत नहीं था, वो एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। उसके हाथ में लालटेन थी, जिसकी रोशनी उसकी आंखों में नाच रही थी। लो जी, लगता है हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। लड़के उस बूढ़े आदमी को देखते रहे। उनका डर अब हैरानी और गुस्से में बदलने लगा था। आपने हमें क्यों डराया? अर्जुन ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी फिर से हंसा, एक गहरी भारी आवाज में। इस पुरानी हवेली को थोड़ी सुरक्षा की जरूरत है। ये उत्सुक लोगों को दूर रखती है। उसने एक जर्जर लकड़ी की सीढ़ी की तरफ इशारा किया, जो एक तहखाने के दरवाजे तक जा रही थी। ये तुम्हें बाहर ले जाएगी। और बच्चों, भूतिया घरों के बारे में जो भी सुनो, उस पर आंख बंद करके यकीन मत करना। उसने आंख मारी और लड़कों को, जो उस तहखाने से बाहर निकलने के लिए बेताब थे, दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो सीढ़ी पर चढ़ गए और तहखाने के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। वो ठंडी रात की हवा में बाहर आ गए। तारों की रोशनी में उनकी आंखें चौंधियां गईं। वो आजाद थे। वो वापस गांव की तरफ भागे। उनके पैर तेजी से चल रहे थे, उनके फेफड़े फूल रहे थे। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो अर्जुन के घर की सुरक्षा में नहीं पहुंच गए। हाँफते हुए उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। जल्दबाजी में उनके शब्द एक दूसरे से टकरा रहे थे। उनके माता पिता ने उनकी बात सुनी। उनके चेहरों पर फिक्र और मनोरंजन दोनों के भाव थे। पुरानी हवेली वैसे ही खड़ी रही। वो अब भी गांव के ऊपर मंडरा रही थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी, उसकी दीवारें टूट रही थीं, पर अर्जुन और उसके दोस्तों के लिए वो अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने डर का सामना किया था, और इसने उनके दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि कुछ घरों को अछूता ही रहने देना बेहतर होता है, और ये एहसास उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा देता था। ओके दोस्तों, सुनो एक छोटे से गांव की कहानी, जहां हर दिन सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा बना देती हैं और हवा में ताजगी का एहसास होता है। इस गांव में राधा और मोहन बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों का बचपन एक साथ बीता, और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। पौज। एक दिन जब वो गांव के तालाब के पास खेल रहे थे, जहां वो अक्सर मछलियों को तैरते हुए देखते और पानी में पत्थर फेंकते थे, राधा बोली, मोहन यार, मैं तो हमेशा यहीं रहना चाहती हूँ। ये तालाब और ये गांव मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पॉज। मोहन हंसते हुए बोला, अच्छा, पर क्या तुम्हें पता है कि गांव का तालाब सूख रहा है? अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ खेल भी नहीं पाएंगे। पॉज। राधा चौंक गई। क्या? फिर हम क्या करेंगे? ये तो बहुत बुरी खबर है। पॉज। मोहन ने गंभीरता से कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर तालाब सूख गया तो गांव खत्म हो जाएगा। हमें मिलकर इसे बचाना होगा। पॉज। राधा ने यह बात अपने दिल में बिठा ली और सोचा कि वो गांव वालों को जागरूक करेगी। उसे पता था कि अगर सब मिलकर काम करेंगे तो तालाब को बचाया जा सकता है। पॉज। अगले ही दिन उन्होंने गांव में एक मीटिंग बुलाई। राधा ने सबके सामने कहा, दोस्तों, हमें मिलकर तालाब बचाना होगा। अगर हम सब साथ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। पॉज। गांव वालों ने जोश से हामी भर दी। हम खुदाई करेंगे, एक आदमी ने कहा। हम पानी की व्यवस्था करेंगे, एक औरत ने जोड़ा। पॉज। और काम शुरू हो गया। हर दिन लोग मिलकर तालाब साफ करते रहे। उन्होंने तालाब के चारों ओर पेड़ लगाए ताकि पानी को संरक्षित किया जा सके। पॉज। धीरे धीरे तालाब में पानी वापस आने लगा। गांव वालों की मेहनत रंग लाई और तालाब फिर से भरने लगा। पॉज। आखिरकार 1 महीने के बाद तालाब फिर से भर गया। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, देखा एकता में कितनी शक्ति है। पॉज। राधा बोली, हाँ, और ये हमारी दोस्ती की जीत है। हमने मिलकर जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। पॉज।
दोनों तालाब के पास खड़े एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। ये खुशी सिर्फ उनके लिए नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए थी। पौजर, ये कहानी सिर्फ राधा और मोहन की नहीं है, बल्कि हम सब की है। एक साथ मिलकर ही हम बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब भी कोई समस्या आए, हमें एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, एकता में ही शक्ति है, और जब भी जरूरत हो हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। पौज। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। हमें अपने गांव, अपने समाज और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पौजा। राधा और मोहन की तरह हमें भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब हम सब एक साथ होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। पौज। तो चलिए हम सब मिलकर अपने गांव, अपने शहर और अपने देश को बेहतर बनाएं। एकता में ही शक्ति है, और ये शक्ति हमें किसी भी मुश्किल से पार ले जा सकती है। पौज। धन्यवाद। पौज। पौज। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दोस्ती और एकता से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। राधा और मोहन की तरह हमें भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पौज। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, एकता में ही शक्ति है, और जब भी जरूरत हो हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। पौज। पौज। एक साथ मिलकर ही हम बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब भी कोई समस्या आए, हमें एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए। पौज। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, एकता में ही शक्ति है, और जब भी जरूरत हो हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। पौज। पौज। और जब भी जरूरत हो हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। पौज। धन्यवाद। पौज। रात बिल्कुल अंधेरी थी। तेज हवा चल रही थी। अपने घर के अंदर सिया बहुत डरी हुई थी। राज, प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिया, क्या हुआ? मैं अकेली हूँ, मुझे लग रहा है कोई मुझे देख रहा है। राज समझ गया कि उसे जल्दी से जल्दी सिया के घर पहुंचना है। उसने अपनी जैकेट उठाई और दरवाजे से बाहर भागा। राज अंधेरी गलियों से भागता हुआ सिया के घर पहुंचा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही वो पहुंचा, सिया ने दरवाजा खोला और उसे अंदर खींच लिया। इसे बंद करो, जल्दी से बंद करो। राज ने दरवाजा बंद किया और सिया की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा डर से पिला पड़ा था। सिया, क्या हुआ? तुमने किसे देखा? सिया ने एक गहरी सांस ली। खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता, बस एक परछाई थी, उस पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। सिया ने खिड़की की तरफ इशारा किया। राज खिड़की के पास गया और बाहर देखा। पेड़ अंधेरे में अकेला खड़ा था। वहां कोई परछाई नहीं थी। राज और सिया सोफे पर बैठे थे। सिया अभी भी कांप रही थी। तभी बाहर से अचानक एक आवाज आई, जिससे वो उछल पड़ी। ये आवाज रगड़ने जैसी थी, जैसे कोई पेड़ की टहनियां दीवार पर रगड़ रहा हो। ये क्या था? राज ने ध्यान से सुना। ये तो बस हवा होगी। लेकिन उसे भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है। मुझे डर लग रहा है राज। राज ने उसे चुप कराने के लिए उसे अपने गले लगा लिया, लेकिन वो भी डरा हुआ था। रगड़ने की आवाज फिर से आई, इस बार और पास से, खिड़की के ठीक बाहर। राज के कंधे में मुंह छुपा लेती है। राज की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। धीरे से राज खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने एक गहरी सांस ली और पर्दा खींचा। पर्दा खींचता है। खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। उसने अंधेरे में झांका, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हवा तेजी से चल रही थी, जिससे कुछ सुनना मुश्किल हो रहा था। उसने खिड़की बंद की और उसे कुंडी लगा दी। सिया अभी भी सोफे पर दुबकी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। राज उसके पास बैठ गया और उसे अपने गले लगा लिया। ठीक है सिया, अब चला गया। अचानक लाइट चली गई। कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। राज एकदम से उठ खड़ा हुआ। सिया, तुम कहाँ हो? वो आवाज लगा रहा था। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। वो हाथ बढ़ाकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एक ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। सिया की डरी हुई आवाज उसके कान में फुसफुसाई। ये यहाँ है राज, ये यहाँ है। फिर एक हंसी की आवाज आई, एक भारी खौफनाक हंसी जो हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। ये उनके चारों ओर गूंज रही थी, उनके डर का मजाक उड़ा रही थी। तुम बच नहीं सकते, तुम अब मेरे साथ यहाँ फंस चुके हो। राज और सिया एक दूसरे से चिपक गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अंधेरा घना और दम घोंटने वाला था। वे फंस चुके थे अंधेरे में, अकेले उस बुराई के साथ जो वहां दुबकी हुई थी।